हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आगे इस पॉइंट के बेस्ड यूट्यूब चैनल पे। और फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आज 30 जनवरी 2021 के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन में। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं दोनों ओवरव्यूज पे जो कि आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल से संबंधित है। तो सबसे पहला आज का जो हमारा ओवरव्यू होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, अर्थात जिन महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पे हमें डिस्कशन करना है वे आर्टिकल कुछ इस प्रकार से होंगे। और बात करें फ्रेंड्स आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के, यानी कि 30 जनवरी 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में, तो देखेंगे कुछ एडिटोरियल पेज के प्रमुख आर्टिकल, जिनमें पहला आर्टिकल जो है इन सर्च ऑफ मैलाइस है। और इसके बाद जो फ्रंट पेज पे आया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे प्रेडिक्ट, जो भारत के जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है उसमें प्रेडिक्शन किया गया है इकोनॉमिक ग्रोथ पे। उसके बाद देखेंगे कुछ बजट ब्लूप्रिंट फॉर बजट, मतलब कि अभी मंडे को जारी होने वाला है, तो इस पर जो सेशन कंडक्ट किया जाएगा उस पर फुल डिस्कशन जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है उसके सभी एस्पेक्ट को डिस्कस करने का प्रयास किया जाएगा। और फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि जो मंडे को जो फिजिकल ईयर 21-22 का आने वाला है उसके बारे में सभी एस्पेक्ट को समझना, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ उसको बता सकते हैं। तो ये रहा आज का हमारा कुछ प्रमुख आर्टिकल का ओवरव्यू। इसके बाद देखते हैं आज के संपूर्ण आर्टिकल का जिन पे हमें डिस्कशन करना है। तो पहला जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा पर आर्टिकल, वो इकोनॉमिक सर्वे पे डिपेंडेंट है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ डिफिकल्ट टाइम, जो कि एडिटोरियल पेज का इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चैंपियंस ऑफ साइंस एक इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है, उसके बारे में जानेंगे। कुछ देखेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को, साथ में साथ कोर सेक्टर के ऊपर कुछ बातें आई हैं जिसमें रैंकिंग हो रही है, लगातार उसमें रैंकिंग हो रही है, इस पर एक इन्फॉर्मेशन आई हुई है। और FCRA पे छोटा सा, और NGOs पे है। NGOs और FCRA के बारे में पिछले दिनों भी लगातार न्यूज़ पे में आर्टिकल बने थे, आज भी आए हैं। इसके बाद इन सर्च ऑफ मैलिस, जो कि एडिटोरियल पेज का एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है। और फाइनली आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन को देखते हुए फ्रेंड्स आज के सेशन कंप्लीट करेंगे। तो यदि बात करें आज के पहले आर्टिकल की, तो आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है इकोनॉमिक सर्वे प्रेडिक्ट 11% ग्रोथ नेक्स्ट फिस्कल। तो जो नेक्स्ट फिस्कल है, यानी कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमण, जो है हमारे यहाँ देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो एक मतलब कि 1 फरवरी को मंडे को वित्तीय वर्ष जो इस फिजिकल ईयर है उसके बारे में सभी डाटा को प्रस्तुत करेंगी। तब उस पर एक फुल मतलब कि सेपरेट सेशन कंडक्ट कराया जाएगा कि उसके सभी एस्पेक्ट क्या क्या हैं और किन किन क्षेत्रों में कितना कितना इन्वेस्ट करने के प्लान चल रहा है। लेकिन अगर बात करें वर्तमान समय की, तो आप देख पा रहे होंगे वी शेप्ड ग्रोथ चल रहा है भारत में, जो कि अपने आप में काफ़ी बेहतर चीज़ है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोविड-19 के कारण जो हमारी इकोनॉमी में उसमें लगातार रैंकिंग देखने को मिली, लगातार गिरावट देखने को मिली है। लेकिन तत्काल जब धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, तो उसके बाद जो रिकवरी हो रही है वो कैसी हो रही है, वी शेप्ड रिकवरी क्या होती है, जब कोई बहुत ज़्यादा मतलब गिरावट लगातार बढ़ रही हो, लगातार जो इकोनॉमिक में जो गिरावट है लगातार उसमें बढ़त देखी जा रही हो, लगातार गिर रही है, फिर एकाएक जब ऊपर उठने लगती है इकोनॉमिक की जो रेट है, तो उसको हम लोग वी शेप्ड रिकवरी कहते हैं। तो इसी संदर्भ में लिखा है कि इंडियाज real GDP is expected to contract by 7.7% in fiscal year 21, compared to the 4.2% growth in fiscal year 20 due to the COVID-19 related लॉकडाउन कारण प्रमुख समस्याएं, जो कि इनमें प्रमुख समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या रही है। और द इकोनॉमी एस्टिमेटेड टू ग्रो बाई 11% इन फिजिकल ईयर 2022। तो फिजिकल ईयर 22 का अगर बात करें 21-22 का, तो 11% की ग्रोथ दिखाई जा रही है, जो कि अपने आप में काफ़ी बेहतर और अच्छी खबर है इंडिया के लिए। तो इंडिया की इकोनॉमी है फॉर्मली इन मिडिल ऑफ द वी शेप्ड रिकवरी, जो कि अपने आप में वी शेप्ड रिकवरी की फॉर्म में चल रही है, जो कि बाउंस बैक कर रही है। क्या कर रही है? बाउंस बैक, जिसमें रिकॉर्ड 11% ग्रोथ इन 21-22 आफ्टर एन एस्टिमेटेड 77% कंट्रैक्शन ऑफ दिस ईयर। तो जो कि कंट्रैक्शन चल रहा था इसके पहले 23 पॉइंट समथिंग परसेंट था बिकॉज ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन। उसके बाद धीरे धीरे उसमें रिकवरी हो रही थी 7.7%। इसके बाद अब उसमें जो ग्रोथ दिखा रहा है वो 11%। तो ये काफ़ी अपने आप में चर्चा का विषय बना है। और जो आने वाला फिजिकल ईयर है, देखते हैं इस पर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है क्या क्या नए नए प्लान्स लाती हैं। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट आर्टिकल को। इसमें आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है इन सर्च ऑफ मैलिस। इसमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन बस इतना लिखा है कि FIR अगेंस्ट जर्नलिस्ट फॉर इनकरेक्ट अकाउंट्स आर रिव्यूज ऑफ लॉ विथ इंटेंट ऑफ इंटिमिडेट। अर्थात इन सर्च ऑफ मैलिस मतलब हो जाए दुर्भावपूर्ण, यानी दुर्भावना, किसी के प्रति दुर्भावना हो उसकी खोज की जा रही है। अर्थात इस आर्टिकल के अंतर्गत हम पूरा यही समझेंगे कि जो हमारे यहाँ अभी 26 जनवरी को, ये आप जानते होंगे कि किसान आंदोलन के अंतर्गत लाल किले पे ये किया गया। उसके बाद क्या हो रहा है कि जो वहाँ की पुलिस है और जो सिस्टम है उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। किस लिए? क्योंकि वो जो है जर्नलिस्ट को, जो पत्रकार थे, उनकी तलाश कर रही है, उनके अगेंस्ट FIR कर रही है। कहा जा रहा है कि जो है उनका जो अकाउंट्स है वो इनकरेक्ट है, और भी बहुत सारी बातें कहकर उनके अगेंस्ट FIR
जर्नलिस्ट के खिलाफ किया जा रहा है। तो उन्हीं सब बातों का क्रिटिसाइज इस पूरे आर्टिकल में किया गया है। फ्रेंड्स, बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की, तो इसमें लिखा हुआ है चैंपियंस ऑफ साइंस प्रो पुअर टेक्नोलॉजी। तो चैंपियंस ऑफ साइंस इनकी यहाँ पे बात क्यों की जा रही है उसको हम लोग समझते हैं। बात करें एस सुब्रमण्यम कॉल्स फॉर साइंस फॉर द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ ह्यूमैनिटी इकोज ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी टुडे। तो इनकी जो है एस चंद्रशेखर, जो कि नोबेल प्राइज विजेता हैं, नोबेल प्राइज विजेता, जो कि 1968 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। और इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है इस पर इकोनॉमिक फ्रीडम ह्यूमैनिटी जो है एक प्रकार से मतलब कि साइंस फॉर इकोनॉमिक फ्रीडम ह्यूमैनिटी इसको नेट कराया जा रहा है। और बात करें एस चंद्रशेखर के बारे में, तो इन्होंने चंद्रशेखर लिमिट को बताया था। और चंद्रशेखर लिमिट क्या है उसको आप समझना होगा, लेकिन उसके पहले हम ये जानते हैं कि इनके बारे में कुछ विशेष बातें, और वो कुछ इस प्रकार से हैं कि 24 वर्ष की अल्पायु में जो एस चंद्रशेखर थे, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे, वो 1934 में ही उन्होंने जो तारे गिरने और लुप्त होने की अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा क्या कर ली थी, सुलझा ली थी। तो फ्रेंड्स, इनको खगोल वैज्ञानिकी में बहुत ज़्यादा, फिजिक्स के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था और इनका इंटरेस्ट भी उस क्षेत्र में काफ़ी था। रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की बैठक में उन्होंने अपना एक मौलिक शोध पत्र भी प्रस्तुत किया था कि सफ़ेद बौने तारे यानी कि वाइट ड्वार्फ स्टार जो हैं, यानी कि वाइट ड्वार्फ तारे एक निश्चित द्रव्यमान यानी कि डेफिनेट मास प्राप्त करने के बाद अपने भार में वृद्धि नहीं कर सकते। यानी कहा जा रहा है कि तारे वृद्धि तो करते हैं, लेकिन एक निश्चित द्रव्यमान जब वो प्राप्त कर लेते हैं तो फिर वो अपने भार में कभी भी वृद्धि नहीं करते। ये कहा जा रहा है एस चंद्रशेखर के द्वारा। इसके बाद अंततः अगर बात करें उनके नेक्स्ट एस्पेक्ट की, तो उसमें लिखा हुआ है कि जब वे मतलब कि उनके बारे में कोई वृद्धि नहीं होती तो फाइनली वो क्या बन जाते हैं, ब्लैक होल बन जाते हैं। तो ब्लैक होल का भी सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन्होंने बताया कि जिन तारों का द्रव्यमान आज सूर्य से 1.4 गुना होगा, वे अंततः सिकुड़ कर बहुत भारी हो जाएंगी। ऑक्सफोर्ड में उनके गुरु सर आर्थर एडिंगटन ने बताया था आप सभी को। तो उनके जो गुरु थे उन्होंने उनके शोध को स्वीकार नहीं किया था और उनकी खिल्ली भी उड़ाई थी, पर वे हार मानने वाले नहीं थे। वे पुनः शोध में जुट गए और आखिरकार इस दिशा में विश्व भर में किए जा रहे शोधों के फलस्वरूप उनकी खोज के ठीक 50 साल बाद 1983 में उनके सिद्धांत को क्या मान्यता मिली। परिणामतः भौतिक के क्षेत्र में वे 1983 में का नोबेल पुरस्कार उन्हें डॉक्टर विलियम फाउलर को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। 27 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर को खगोलिक भौतिकविद के रूप में अच्छी धाक जम चुकी थी। तो ये सारे बेसिक एस्पेक्ट थे एस चंद्रशेखर के बारे में। तो आई होप आप इसके बेसिक एस्पेक्ट को समझ चुके होंगे और उनके बारे में आप थोड़ा जानते रहें, और उसी का फुल डिस्कशन इस पूरे आर्टिकल में हमें देखने को मिलेगा। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट आर्टिकल। तो इसमें लिखा हुआ है कि अ बजट ब्लूप्रिंट फॉर डिफिकल्ट टाइम। तो डिफिकल्ट जो टाइमिंग चली उसमें बजट का जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार हो चुका है और टेबल पे आएगा 1 फरवरी को यानी मंडे को, तब उसके बेसिक सभी एस्पेक्ट को डिस्कस किया जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं उसका एक सेपरेट सेशन जो है कंडक्ट कराया जाए तो कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करेंगे। इससे आपको इसके बेसिक एस्पेक्ट को बजट के दरमियान या उससे पहले ही आप सभी को समझाने का प्रयास किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। इस नेक्स्ट आर्टिकल में लिखा हुआ है कोर सेक्टर आउटपुट इस रैंक 1.3% इन दिसंबर की अगर बात करें तो जो कोर सेक्टर, जो 8 कोर सेक्टर हैं उनमें भी रैंकिंग देखने को मिली है, यानी गिरावट देखने को मिली है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आती है। और वे सेक्टर कौन कौन से हैं? आउटपुट फॉर इंडिया 8 कोर सेक्टर्स कंट्रैक्टेड 1.3% दिसंबर 2020 विथ इलेक्ट्रिसिटी एंड द कोल एंड ओनली 2 सेक्टर्स रिकॉर्डिंग पॉजिटिव ग्रोथ। तो केवल 2 सेक्टर जो कि पिछले लगातार महीनों से भी पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहे थे वो हैं इलेक्ट्रिसिटी और कोल। ये दोनों लगातार पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहे हैं। बाकी जो 6 सेक्टर हैं उनमें लगातार रैंकिंग देखने को मिल रही है, लगातार गिरावट देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ कोविड-19। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो श्रीलंका में जो है वैक्सीनेशन का प्रोसेस चालू हो चुका है, जो कि भारत के द्वारा दिया गया था, जिसपे वहाँ के जो राष्ट्रपति थे गोटाबाया राजपक्षे, उन्होंने थैंक यू बोला था। बात करें यदि नेक्स्ट एस्पेक्ट की, तो आज के द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग FCRA यानी कि उसका डिस्कशन हम लोग अभी जस्ट करने वाले हैं, उस पर आप सभी लोग लिख के लाएंगे। तो लिखा है इसमें गवर्नमेंट टाइटन्स ओवरसाइट ऑन फंड्स रिसीव्ड बाई NGOs। तो द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैड लेड डाउन अ कैरेक्टर फॉर बैंक विच से that donation received in Indian rupees by non-government organization NGOs and association from any foreign sources if that sources is located in India at the time of such
डोनेशन शुड बी ट्रीटेड एज फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो अगर भारत की कोई भी एनजीओज हैं, यानी कि कोई भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई भी एसोसिएशन है जो कि मतलब कोई फॉरेन, उसमें किसी भी फॉरेन सोर्स से कोई पैसा आता है, चाहे वो भले ही इंडिया की उसकी लोकेशन क्यों ना हो, तो इसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। फॉरेन कंट्रीब्यूशन यानी विदेशी योगदान माना जाएगा। और ये पूरी तरह FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अधिनियम के अंतर्गत आएगा और सारी व्यवस्था ठीक उसी प्रकार जारी की जाएगी जिस प्रकार किसी भी विदेशी फंड पे लागू होती है, चाहे वो भले ही भारत में ही लोकेटेड क्यों ना हो। तो आज आप सभी लोग द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन में राइट ऑल अबाउट FCRA के सभी बेसिक एस्पेक्ट को लिखने का और 100 वर्ड्स में इसको लिखने का प्रयास करेंगे। तो आई होप आज का सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज के सेशन में इतना ही, अगला दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।